गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ प्रियांश बोलो। सर लाइट वाइट जाती है क्या बहुत वहाँ कॉलेज में? लाइट वगैरह का इश्यू यहाँ पे वैसे तो नहीं हो रहा है फिलहाल। आजकल ये हो रहा है ना, क्या बोलते हैं इसे, वोर्टेक्स। नहीं यार, बॉर्डर के ऊपर ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसकी वजह से थोड़ा सा कट प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क के अंदर और इसके अंदर भी। कहाँ कट कर? सर हाँ कपिल। सर वो मेरा नेट नहीं चल रहा था, मैंने आपको मैसेज करा था तो फाइल लेट हुई थी सबमिट रात को। कोई बात नहीं, उसका आधा एक घंटा 2 घंटे से फर्क नहीं पड़ता, बट तुम 12 घंटे बाद या फिर नेक्स्ट डे सबमिट कर रहे हो उससे फर्क पड़ता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। इतना कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम सबके साथ हो सकती है, बट ये ना हो कि जो लीनियंस तुम्हें प्रोवाइड की जाए तुम उसका मिसयूज करो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी तक जो हमने डिस्कस किया, किसी को उसमें कोई डाउट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है या फिर कुछ एड ऑन करना है तो मोस्ट वेलकम। फुल लोडर दोबारा बता देना एक बार। बिल्कुल, उसी से स्टार्ट करते हैं। और कोई स्टूडेंट है जो लिंकर लोडर जिसको समझ में आया होगा, एक्सप्लेन कर सकता हो? किसी को समझ में नहीं आया? क्या सर? लिंकर एंड लोडर आ गया था सर। करो एक्सप्लेन, क्या होता है? सर लिंकर जो होता है, जैसे अगर हम एक प्रोग्राम की बात करें तो उसमें ना अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, तो बस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए उन सारे मॉड्यूल्स का एक साथ काम करना जरूरी है। तो लिंकर उन सारे मॉड्यूल्स को एक साथ गैदर करके वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। और जो लोडर होता है वो हमारी स्टोरेज से जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए होती है उनको वो रैम में लाते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। गुड, यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक, चलो ऑलमोस्ट सब ज्वाइन कर चुके हैं, स्टार्ट करते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर भी कल एक तुमने डाउट बोला था, तो इसको मैंने जस्ट अभी तुम्हारे पे चलना था, मैंने इसको गूगल किया है, सिंपल सा। तुम लोग स्क्रीन विजिबल है तुमको? यस सर। यस सर। इसमें क्या है, कंपैरिजन शो है यस सर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर का। तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ ताकि अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो क्लियर हो जाए तुम लोगों को। इंटरप्रेटर क्या करता है, ट्रांसलेट प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट ए टाइम। इंटरप्रेटर और जो कंपाइलर है उनमें बेसिक डिफरेंस अगर कहीं से पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, तो इंटरप्रेटर क्या है, जो भी एग्जीक्यूशन जो हमारा ट्रांसलेशन करता है, कंपाइल करता है प्रोग्राम को, वो वन स्टेटमेंट एट ए टाइम करता है या फिर लाइन वाइज करता है। क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, एंटायर प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर। ये बेसिक डिफरेंस है। Interpreter usually take less amount of time to analyze the source code. However, the overall execution time is comparatively slower than compiler. ठीक है, जो इंटरप्रेटर होता है वो लेस अमाउंट ऑफ टाइम लेता है कोड को एनालाइज करने के लिए, बट ओवरऑल जो इसका टाइम होता है एज कंपेयर टू कंपाइलर ये स्लोअर होता है हमारा। ठीक है, जबकि कंपाइलर क्या होता है, जो ओवरऑल लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड, हाउएवर द ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम, जो कंपाइलर जो एनालाइज करने का, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहले कोड को एनालाइज करना, उनका सिंटैक्स चेक करना, उनको बाय ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करके फिर कंपाइल करना, ये प्रोसीजर है।
जब तुम कंपाइलर सब्जेक्ट पढ़ोगे उसके अंदर तुम इसे डिटेल में पढ़ोगे। तो कंपाइलर क्या करता है, एनालाइज करने के लिए टाइम लेता है, बट जब वो ओवरऑल एग्जीक्यूट करता है तो वो क्या करता है एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटर फास्टर करता है। ठीक है। Interpreted, in case of interpreter, no intermediate object code is generated, hence are memory efficient. जो भी हमारा जो इंटरप्रेटर है वो कोई भी ऑब्जेक्ट कोड, जो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड होता है उसे जनरेट नहीं करता है, इसलिए मेमोरी एफिशिएंट होता है। मेमोरी एफिशिएंट क्यों होता है? अगर कोई भी इंटरमीडिएट कोड जनरेट होगा उसको स्टोर करने के लिए भी एडिशनल स्पेस चाहिए होगा, फिर वो एडिशनल जो कोड है उसको फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। जबकि कंपाइलर के केस में क्या होता है, जनरेट इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड विच फर्दर रिक्वायर्ड लिंकिंग, हैंस रिक्वायर मोर मेमोरी। इसके अंदर होता है कि इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है जिसको फर्दर लिंकिंग की जाती है। ये जो लिंकिंग का जो काम हो रहा है ये लिंकर के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे लिंकर का काम आता है। हैंस रिक्वायर्ड, अगर इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो रहा है तो हमें क्या नीड हो रही है, एडिशनल मेमोरी स्पेस की नीड होती है। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी यूज इंटरप्रेटर। ये जो लैंग्वेजेस हैं ये इंटरप्रेटर का यूज करते हैं, जबकि सी प्लस प्लस, जावा जो है वो कंपाइलर का यूज करते हैं। ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। किसी को अभी किसी इस टॉपिक में कोई डाउट है तो वो बता सकता है। हाँ शिव बोलो। सर जो राउटर होता है वो लिंकर से तो लेते इंफॉर्मेशन, इनपुट लिंकर से तो लेता है। एक बार फिर से रिपीट करना। सर जो राउटर होता है, लोडर जो होता है वो इनपुट लिंकर से तो लेता है, और लिंकर जो इनपुट होता है वो उससे लेता है, क्या नाम है, कंपाइलर से हो गया, उससे लेता है, और क्या असेंबली से हो गया। कोई इसका आंसर देना चाहेगा? सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन था। इसका सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन ये है कि लिंकर जो है वो इनपुट कहाँ से ले रहा है और लोडर जो है वो इनपुट कहाँ से ले रहा है। सर लिंकर हमारा जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है सर उससे इन्फॉर्मेशन लेता है, और जो लोडर होता है वो हमारा लिंकर से लेता है। जो लिंकर होता है सर वो हमारे लाइब्रेरी वगैरह से कनेक्ट करता है जो भी कोड होता है हमारा, और जो लोडर होता है वो जो हमारा लिंकर कनेक्शन बनाता है उसको लोड करके आउटपुट दे देता है। मेमोरी के अंदर अगर तुम्हें कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो वो मेन मेमोरी में जाएगा, तो मेन मेमोरी के अंदर जाने के लिए लोडर वर्क करेगा और वहां से डेटा क्या होगा, ट्रांसमिट होगा तुम्हारा। लिंकर क्या करेगा, जो मेन मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम मॉड्यूल्स हैं उनको क्या करेगा, लिंक करेगा और उनको एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। क्लियर है शिवम? क्लियर हुआ? यस सर। ओके, चलो बाकी जो हम जहाँ पर थे हम उसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Next is the application software. Software that employs the capabilities of computer directly to perform a user-defined task. Application software क्या होते हैं? एक ऐसा प्रोग्राम या फिर ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि यूजर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है और उसके जो भी टास्क होते हैं, टास्क मतलब डेडिकेटेड कोहेरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। ये क्या है? प्रोडक्टिविटी पैकेज इसके अंदर आते हैं। फिर आते हैं ग्राफिक सॉफ्टवेयर, इसके अंदर हम ग्राफिकल टेक्स्ट और पाई चार्ट्स, ग्राफ्स का यूज करते हैं, वो हमारे ग्राफिकल सॉफ्टवेयर आते हैं। फॉर एग्जांपल पेंट, एनिमेशन, ऑटोकैड, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये क्या है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन इन द सिंपल लैंग्वेज में समझ सको, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करती है। अगर मैं तुम्हें कोई भी एप्लीकेशन का नाम दूं जो तुमने सुना हुआ है
तो तुम मुझे बता सकते हो कि वो किस कैटेगरी में आता है। अगर मैं तुम्हें बात करूँ पेंट क्या है, पेंट एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जो कि ग्राफिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करता है। उसमें क्या है 2D, अभी जो है विंडो 10 के अंदर 3D पेंट भी अवेलेबल है। विंडो 10 से पहले विंडो 7 के अंदर बीटा वर्जन था 3D पेंट का, अब जो है 10 के अंदर 3D पेंट अवेलेबल है। पेंट क्या था पहले जो नॉर्मल था वो 2D हमें पेंटिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। फिर आता है हमारा एनिमेशन, कैड आता है हमारा, कैड को भी तुम पढ़ोगे अपनी फर्दर क्लासेस के अंदर। ऑटो कैड होता है जो भी तुम्हारी आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्राफिकल स्ट्रक्चर क्रिएट किए जाते हैं वो कैड के थ्रू किए जाते हैं। फिर डेस्कटॉप पब्लिकेशन आती है। नेक्स्ट आता है हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बैकएंड के ऊपर जो डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए यूज किए जाते हैं वो हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स यूज किए जाते हैं, DBMS। ये भी एक कंप्यूटर की एक टोटली अलग फील्ड है जिसको इसको भी तुम डिटेल में पढ़ोगे, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एग्जांपल्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट का जब तुम पैकेज इंस्टॉल करते हो तो उसके अंदर वो डेटाबेस भी प्रोवाइड करता है तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नेम से। नेक्स्ट आता है तुम्हारा फाइल मेकर, फिर DB2, SQL सर्वर, ओरेकल। मोस्टली जो है SQL सर्वर जो है तुम्हारा यूज होता है बैकएंड के ऊपर किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बैकग्राउंड डेटाबेस प्रोवाइड करने के लिए। और अगर कहीं पे ऑर्गेनाइजेशनल है वहाँ पर क्या होता है, ओरेकल का यूज होता है जहाँ पे हमें बहुत बड़े साइज के अंदर डेटा को मेंटेन करना होता है, ठीक है ना। तो अभी जो है ओरेकल के बहुत सारे 10G, 11i, एंटरप्राइज वर्जन, बहुत सारे वर्जन अवेलेबल हैं। ये जो सब होते हैं ये डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर जो कि इंटरेक्ट कर रहे हैं मल्टीमीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज द मल्टीमीडिया? मल्टीमीडिया जो कि तुम्हारे ऑडियो, वीडियो, ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी तुम्हारे इंटरेक्शन है यूजर का वो होता है, चाहे उसमें आप गेम हो, सिमुलेशंस हो। सिमुलेशन क्या होता है? रियल टाइम किसी भी एनवायरनमेंट को वर्चुअली सिमुलेट करके एग्जीक्यूट करके देखना कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो हमारे क्या होते हैं, सिमुलेशंस होते हैं। तो ये सारे जो फीचर्स होते हैं कौन प्रोवाइड करता है? हमें मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर किसी को किसी भी पॉइंट के अंदर कोई डाउट आता है तो वो हैंड रेज कर सकता है, ठीक है। हाँ हर्षित बोलो। सर जो VFX सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम ग्राफिक्स में डालेंगे या मल्टीमीडिया में? मल्टीमीडिया के अंदर ग्राफिक सॉफ्टवेयर आते हैं तो वो इनडायरेक्टली वो मल्टीमीडिया ही होते हैं, है वो ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ओके सर। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर सपोर्टिंग मल्टीमीडिया। कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है मल्टीमीडिया को सपोर्ट करने के लिए? अब मैं यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्ट टेक्स्ट सर्चिंग, हाइपर टेक्स्ट, टेक्स्ट इंप्रूविंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब क्या है? एग्जांपल्स हैं तुम्हारे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है मल्टीमीडिया को सपोर्ट करने के लिए। अब मैं सिंपल सा रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ। तुम लोगों ने देखा होगा कि तुम्हारे पास फ़ोन है, उस फ़ोन के अंदर जो है एट प्रेजेंट काफ़ी जो लोग हैं वो काफ़ी एडिटिंग कर लेते हैं। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो नए नए यूट्यूबर्स बनते हैं, अपने चैनल बनाते हैं, चैनल के ऊपर वो करते हैं, वीडियोस क्रिएट करते हैं, कंटेंट क्रिएट करके उनको पोस्ट करते हैं। तो उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? उनको टूल चाहिए। सबसे पहले कौन से टूल चाहिए उनको? कोई भी ऐसा टूल चाहिए जिसके ऊपर वो अपनी जो वीडियो है उसको क्या कर सके, एडिट कर सके। तो उनको क्या चाहिए? वीडियो एडिटर चाहिए। साथ में उनको कुछ एड ऑन करना है तो उन्हें टेक्स्ट एडिटर भी चाहिए। साथ में ग्राफिक्स प्रोवाइड करना है तो उसके अंदर वीडियो क्लिप एडिटर भी चाहिए, वीडियो एडिटर चाहिए। अगर उसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करना है, जैसे तुमने देखा होगा कि YouTube के अंदर वीडियो का तुम प्ले करते हो तो नीचे जो है कैप्शन का ऑप्शन आता है, तुम उस पर क्लिक करोगे ना तो जो भी कंटेंट वहाँ पे बोला जा रहा है उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में वो उसके बॉटम के अंदर प्रेजेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो वो क्या होता है? स्पीच ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है जो कि टेक्स्ट के अंदर उसे कन्वर्ट करता है। तो ये सब क्या होते हैं? तुम्हारे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है मल्टीमीडिया को सपोर्ट करने के लिए। पहले क्या होता था विंडो 7 में या फिर विंडो जो पहले प्रीवियस वर्जन थे हमारे एक्सपी, तो मैं तो उसमें स्क्रीनशॉट लेना होता था। तुम क्या करते थे?
तुम्हारे कीबोर्ड के ऊपर प्रिंट स्क्रीन का एक बटन है, तुम उसको प्रेस करते थे और फिर पेंट में जाके कॉपी करके वहाँ पेस्ट करते थे, तुम्हारी जो स्क्रीन थी वो एज इट इज वहाँ पे प्रिंट हो जाती है। ठीक है, अब क्या है विंडो 10 के अंदर स्क्रीन कैप्चर नाम का एक फीचर है, जैसे कि यहाँ पर तो मैं शो करता हूँ। ये साइड पैनल विजिबल है तुम लोगों को? इसमें ऑप्शन नहीं है, शायद दूसरा वर्जन है विंडोज का। हाँ तक साइड विंडो इसके अंदर विजिबल है, बट इसमें वो ऑप्शन नहीं है स्क्रीन क्लिपिंग का। तुम सर लोगों की जो स्निपिंग विंडोज टूल होता है सर, अब विंडोज 10 में नहीं स्निपिंग सर, टूल नाम हो गया। सर 2 तरह के टूल होते हैं, एक तो स्ट्रिपिंग टूल होते हैं, एक विंडो 10 का अलग है। तो मेरे वाले में तो है, और एक और है उसका सॉफ्टवेयर है, मैं वो भी इनबिल्ट है, लेकिन जो आप दिखा रहे हो ना, मैं वो अलग है विंडो 10 का। हाँ, स्क्रीन कैप्चर है, स्क्रीन क्लिप करके वो ऑप्शन है, उस पर क्लिक करने पे क्या होता है, तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर तुम्हें वो ऑप्शन दे देता है, तुम किसी भी कंटेंट को क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, वो उसको ऐसे कैप्चर कर लेगा, उसको तुम कहीं पे पेस्ट कर सकते हो। तो वो क्या है, वो भी एक स्क्रीनशॉट है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि सपोर्ट कर रहा है तुम्हारे मल्टीमीडिया को। क्लियर है, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज द हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर सपोर्टिंग मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। हमने पहले क्या पढ़ा, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट, कौन कौन से सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत है मल्टीमीडिया को सपोर्ट करने के लिए। अब क्या है, हमें हार्डवेयर कौन कौन सी जरूरत है, अगर मुझे एडिशनल कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होगी सपोर्ट करने के लिए मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को। तो इसमें क्या है, हार्डवेयर जो भी वर्क कर सकें। तो हार्डवेयर क्या हो सकते हैं, माउस, तुम्हारे मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अब जैसे कि क्या है, सिंपल कीबोर्ड्स भी आते हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स भी आते हैं। सिंपल कीबोर्ड्स में क्या है, तुम्हारे क्वालिटी कीबोर्ड्स हैं, कीज हैं। मल्टीमीडिया के अंदर क्या है, तुम्हारे एड ऑन एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड किए गए हैं, तुम वहां से डायरेक्ट मीडिया प्लेयर ओपन कर सकते हो, सॉन्ग प्ले कर सकते हो, वीडियो प्ले कर सकते हो, डायरेक्ट एक्सेस है, फास्ट फॉरवर्ड, पॉज और वॉल्यूम अप डाउन। तो क्या है, मल्टीमीडिया फीचर्स प्रोवाइड करते हैं कीबोर्ड्स। तो वो क्या है, एडिशनल फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं तुम्हारे हार्डवेयर के कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी इसके अंदर तुम देख सकते हो, नीचे स्कैनर है, हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर डिस्प्ले है, माउस, वीडियो गेम्स, डिजिटल साउंड कार्ड, माइक्रोफोन। ये क्या है, एडिशनल हार्डवेयर्स हैं जो कि मल्टीमीडिया को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, ये ऑलमोस्ट तुम सबको पता है, इसलिए मैं ज्यादा इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं हम, फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर दैट इज एम्बेडेड इन द हार्डवेयर। वो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के साथ एम्बेड किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे फर्मवेयर होते हैं। वी में थिंक ऑफ फर्मवेयर एज सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर। हम ऐसा भी सोच सकते हैं, ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हार्डवेयर के लिए होते हैं। क्लियर है, स्टोर इन नॉन वॉलेटाइल मेमोरी सच एज रोम, ईपी रोम और फ्लैश मेमोरी। जो हमारे इनको क्या किया जाता है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब परमानेंट स्टोरेज के लिए इनको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, जैसे कि रोम के अंदर, ईपी रोम के अंदर, या फिर हमारे प्रोग्रामेबल रोम के अंदर। ये क्या है, हमारे नॉन वॉलेटाइल होते हैं, जो डेटा इसमें एक बार स्टोर कर दिया वो परमानेंटली क्या होगा, स्टोर रहेगा। अब फर्मवेयर के अंदर क्या आते हैं, सॉफ्टवेयर, तुम कोई भी एप्लीकेशन, तुम हार्डवेयर परचेज करते हो, जैसे कि तुम माइक्रोवेव लेके आते हो, तो माइक्रोवेव के अंदर क्या है, तुम अपना टाइमर सेट कर सकते हो। क्लियर है, तो उसमें क्या है, 10 मिनट्स के लिए वो काउंटडाउन स्टार्ट करेगा, 2 मिनट 3 मिनट के, और वो उसे बंद कर देगा। तो वो क्या है, वो भी एक प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम क्या है, फर्मवेयर है, जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है। तो वो जो एग्जांपल है, जैसे कि और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक आ रही है, उसके अंदर भी एक फर्मवेयर है, एक एप्लीकेशन है जो कि इंस्टॉल है, सॉफ्टवेयर जो कि वर्क कर रहा है। वो सब हमारे क्या होता है, फर्मवेयर्स होते हैं। हाँ प्रियांश बोलो। सर जो लग्जरी कार्स होती है सर, उनमें जो होते हैं सेंसर्स, वो आ सकते हैं सर इसमें, जैसे कि कौन सी? सर मतलब जो ठीक ठीक गाड़ियां होती है जैसे सर टेस्ला हो गई हाँ और ये सब। हाँ, ये जो है वो सब जो है फर्मवेयर्स हैं, बट उनके अंदर क्या है, एड ऑन सेंसर। फर्मवेयर एक तरह से सिर्फ हार्डवेयर से
रिलेट कर रहे हैं। बट जो अभी एट प्रेजेंट सेंसर की तुम बात कर रहे हो, तो उन्होंने उसके अंदर क्या किया हुआ है, एआई को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। एआई का इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है, अगर तुमने देखा होगा टेस्ला की जो गाड़ी है उसके अंदर ऑटो ड्राइव का ऑप्शन है। ऑटो ड्राइव का ऑप्शन आने का मतलब क्या है, वो एनालाइज कर रहा है, एनालाइज करने के बाद उसके बेसिस के ऊपर वो डिसीजन भी ले रहा है। कैसे डिसीजन ले रहा है, तो उसने क्या किया, सामने फ्रंट कैम से एनालाइज किया, रोड के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सामने जो है जो रोड है वो लेफ्ट साइड में हल्की सी टिल्ट होके टर्न हो रहा है, तो उसने क्या किया, एनालाइज किया और गाड़ी को मूव किया लेफ्ट साइड के ऊपर। तो ये क्या था, डिसीजन मेकिंग था। तो ये सब क्या होता है, एआई के अंडर आ जाते हैं। बट जो फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं और जो हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर उसके हार्डवेयर को वर्क कर रहे हैं, जैसे कि उसमें मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स हैं जो कि यूजर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो सारे फर्मवेयर के अंदर आ जाएंगे, जो कि परमानेंट स्टोर किए गए हैं। ठीक है, जो उसके जो ड्राइवर हैं वो सब क्या आते हैं, हमारे फर्मवेयर के अंदर आते हैं। A integral part of electronic device such as a optical drive, router, scanner, traffic light, consumer appliances, digital watches, computer peripheral, mobiles, ये क्या है, इन सारे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं इनका इंटीग्रल पार्ट होते हैं। राउटर्स के अंदर भी प्री एग्जिस्टिंग होते हैं। तुमने कोई राउटर अगर अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया है, उसको वो एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस डेडिकेटेड है, तो तुम क्या करोगे, अपने सिस्टम के ऊपर होम के लिए जो पिंग करोगे 127.0.0.1 के लिए, तो वो क्या करेगा, तुम्हें राउटर का जो होम स्क्रीन होगा, राउटर का जो इंटरफेस होगा वो शो करेगा। तो वो जो राउटर का इंटरफेस है वो क्या है, फर्मवेयर है। वो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इंटरेक्ट कर रहा है यूजर से, वो फर्मवेयर होते हैं। ऐसे ही हमारे पास ये बाकी सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। बोथ सिस्टम एज वेल एज एप्लीकेशन प्रोग्राम आर अवेलेबल एज फर्म। तो सिस्टम एप्लीकेशन, सिस्टम प्रोग्राम्स हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम है, दोनों जो है फर्मवेयर के अंदर अवेलेबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द middleware, software that glue together existing separate application। मिडलवेयर क्या होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर जो कि डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, ये इनके बीच में क्या करते हैं, एज ए ग्लू वर्क करते हैं, सेपरेट एप्लीकेशन को एक साथ कंबाइन करने के लिए, मैनेज करने के लिए। mediate between two different types of applications and provide services that are otherwise not provided by the underlying operating system। ऐसी दो एप्लीकेशन को साथ में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि नॉर्मल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर पाता है। A set of data and tools that enable different applications to use the resource and services in the नेटवर्क सिस्टम। ये क्या है, सेट ऑफ टूल्स प्रोवाइड करता है, डेटा प्रोवाइड करता है, जो कि इनेबल करता है यूजर को डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर डिफरेंट रिसोर्सेज और सर्विसेज को नेटवर्क सिस्टम के अंदर यूज कर सकते हैं। मिडलवेयर का सिंपल सा मीनिंग क्या है, कोई भी दो एप्लीकेशंस जो आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करती है, जिनका अपना अपना कोहेरेंट टास्क है, उनको क्या करता है, ये कंबाइन करके उनको सर्विसेज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू वो यूज करवाता है, वो हमारे क्या होते हैं, मिडलवेयर्स होते हैं। Ease the work for software developer as they can concentrate on the developing specific application rather than spend time in making two heterogeneous computer or application communicate with each other। इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर को जो होता है कॉन्सेंट्रेट किस पे करता है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे वर्क करते हैं ये, ना कि कोई डिफरेंट टू हेट्रोजीनियस कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए वो जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, एक सर्वर, यहाँ पे दो सिस्टम दिए हुए हैं, यहाँ पे एक हमारा राइट साइड है, एक हमारा लेफ्ट साइड है। सबसे टॉप पे देखोगे इसमें कि एक पे लिखा हुआ है क्लाइंट एप्लीकेशन, एक पे लिखा हुआ है सर्वर एप्लीकेशन। क्लाइंट एप्लीकेशन क्या कर रहा है, मिडवेयर सर्विसेज लाइक मैसेजिंग, मैनेजमेंट एंड सपोर्ट सर्विसेज। जो मिडलवेयर सर्वर सर्विसेज हैं क्या करते हैं, मैसेजिंग को मैनेज करना और सपोर्ट सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट करना। ये सिस्टम किसके पास है, क्लाइंट के पास है। और ये इंटरेक्ट कैसे कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू और इंटरनेट इंटरफेस के थ्रू। वहीं पे सर्वर साइड पे क्या है, सर्वर साइड क्या करता है, मैसेजेस को मैनेज करता है और सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाइंट एप्लीकेशंस को। ये भी किस पे वर्क करता है, एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम पे और नेटवर्क इंटरफेस के ऊपर। तो ये क्या है, डिफरेंट
अप्रोचेस हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, बट इनके जो वर्किंग फंक्शनैलिटीज हैं वो वेरी कर रही हैं। फॉर एग्जांपल मिडलवेयर जब क्लाइंट एप्लीकेशन है तो वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट किससे कर रहा है, सर्वर एप्लीकेशन से। सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, सर्वर क्या करता है, अपने डेटाबेस में से उसकी जो भी रिक्वेस्ट है उसको फैच करके उसको सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये क्या है, हमारे किसी भी दो डिफरेंट एनवायरनमेंट को जो सिंपल साथ में लाके जो वर्क प्रोवाइड करता है वो हमारा मिडलवेयर प्रोवाइड करता है। तक्ष, हाँ बोलो। तो सर इसमें जो क्लाइंट टू क्लाइंट वाला लिंक होता है वो भी हो जाता है? क्लाइंट टू क्लाइंट के लिए हमें जो है एडिशनल कोई भी, हाँ वो भी, बट ये क्या है, डिफरेंट एप्लीकेशन। क्लाइंट टू क्लाइंट जो है सेम आर्किटेक्चर पे वर्क करते हैं, तो उसके लिए हमें मिडलवेयर की जरूरत नहीं है। क्लाइंट और सर्वर क्या है, डिफरेंट आर्किटेक्चर को यूज करते हैं, तो उस केस के अंदर हमें मिडलवेयर की जरूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पे जो एग्जांपल दिया उन्होंने वो क्लाइंट और सर्वर के बीच में दिया है। समझ रहे हो? हाँ सर समझ आ गया, ओके। नेक्स्ट इज एक्वायरिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एक्वायरिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर जिसको हम, जैसे कि एग्जांपल क्या है, बाइंग प्री रिटन सॉफ्टवेयर, हैविंग कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, इन हाउस डेवलपमेंट ऑफ कस्टमर सॉफ्टवेयर, आउटसोर्सिंग कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, और या फिर डाउनलोडिंग पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। ये क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है डिफरेंट एनवायरनमेंट के थ्रू बोल लो, डिफरेंट सोर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वो एक्वायर कर सकते हैं। जैसे कि प्री रिटन सॉफ्टवेयर कौन से आते हैं, जैसे कि अगर तुमने विंडोज ऑफिस की सीडी परचेस की है तो वो क्या है, प्री रिटन है, वो वहां से कहाँ से है, बन के आई है, कंपनी ने उसको डेवलप किया। धीरे एक्वायरिंग सॉफ्टवेयर क्या है, जो कि हमारे प्री रिटन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि विंडो ऑफिस है, वो हमारे क्या है, प्री रिटन सॉफ्टवेयर है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि सिस्टम के ऊपर डेवलपर क्या करता है, उनको कस्टमाइज कर सकता है, उनके अंदर अपने कोडिंग के थ्रू चेंजेस कर सकता है। इन हाउस डेवलप, किसी भी कंपनी ने अपने जो सॉफ्टवेयर हैं वो डेवलप करके खुद अपना इंटरफेस प्रोवाइड किया गया। अगर मान लो तुम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह करते हो, तुम लोगों को क्या याद कहा जाता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग सर्च करो और उसके ऊपर कुछ भी प्रोजेक्ट डेवलप करो। तुमने क्या किया, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पर हर साल बच्चे क्या होता है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, तो एप्लीकेशन क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। अगर वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं कैपेबल होते हैं तो उनको क्या कर सकते हैं, हम कैंपस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, इन हाउस डेवलप कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। आउटसोर्सिंग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, आउटसोर्सिंग मतलब अगर तुम्हारा सॉफ्टवेयर जो है वो एफिशिएंट है और तुम उसको आउटसोर्सिंग कर सकते हो। ईआरपी सिस्टम, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ईआरपी डेवलप करते हैं और कंपनीज को या स्कूल्स को क्या करते हैं, ईआरपी सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या होता है, आउटसोर्सिंग होता है। डाउनलोडिंग पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, डाउनलोडिंग का मतलब क्या होता है, किसी सर्वर से हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम के ऊपर उसको डाउनलोड करते हैं पब्लिक डोमेन से, वो हमारे क्या होते हैं, पब्लिक डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। यहाँ पर क्या है, फर्दर इन्होंने कैटेगराइज किया है प्री रिटन सॉफ्टवेयर्स को, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर्स को। इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। प्री रिटन सॉफ्टवेयर क्या होता है, कॉस्ट इज लेस एज मैनी कस्टमर शेयर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। जो प्री रिटन सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, क्योंकि मल्टीपल यूजर्स क्या होते हैं, उनको परचेस करते हैं तो क्या जो उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट होती है और मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वो सभी कस्टमर्स के बीच में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो इसलिए क्या होते हैं, कॉस्ट जो होती है इनकी कम होती है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है, चेंजेस कैन बी इजीली इनकॉर्पोरेटेड इन द सॉफ्टवेयर। जो चेंजेस हैं जरूरी नहीं है उनको कोऑपरेटिव हो वो सॉफ्टवेयर के लिए, तो वहां पर क्या होते हैं, उनको इफेक्ट उसके देखने को मिल जाते हैं, क्रैश हो सकते हैं सिस्टम, ये सब चीजें। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर मोस्टली इट इज फ्री एंड इट इज अवेलेबल अलॉन्ग विद द सोर्स कोड। जो हमारे पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको फ्रीवेयर भी बोलते हैं, ये क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, फ्री अवेलेबल होते हैं और उनका सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है। प्री रिटर्न की बात करते हैं फर्दर, यूजर कैन बाय एंड स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली। प्री रिटर्न सॉफ्टवेयर जो होते हैं यूजर उनको परचेस करता है और परचेस करने के बाद जैसे इंस्टॉल करना है उसके ऊपर वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, वो कंप्लीट पैकेज होते हैं, ठीक है।
It is general purpose software, hence it is may not entire meet the user's requirement and may not operate as efficiently as customized software. ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं प्री रिटन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये जो होते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि तुमने जो तुम्हारा जो काम है वो पूरी तरह से उन सॉफ्टवेयर से हो जाए, वो क्या है जनरल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। जबकि कस्टमाइज क्या होते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो यूजर डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने किसी को अपने कॉलेज के अंदर बुलाया कि मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि मुझे क्या करे स्टूडेंट से कम्युनिकेट करवा सके, ठीक है। उसके अंदर जो मेरी लेक्चर्स की जो वो है लेंथ है वो 50 मिनट से लेके 2 आवर्स तक हो सकती है, तो वो ड्रॉप ना हो कनेक्शन, उसके बीच में ब्रेकेज ना हो, और नंबर्स ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो वेरी कर सकते हैं 100 to 200। तो वो क्या है कस्टमाइज है, डेडिकेटेडली यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। यूजर कैन कोऑर्डिनेटली वर्क विद द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम टू डेवलप सॉफ्टवेयर एज पर देयर रिक्वायरमेंट। यूजर जो है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप करवा सकता है। इट इज एक्सपेंसिव टू मेंटेन सॉफ्टवेयर डेवलपर टीम इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस को करना काफी कॉस्टली होता है। यूजर हैव टू वेट द सॉफ्टवेयर टू बी रेडी व्हिच मे कैन टेक सेवरल मंथ्स। यूजर को फाइनल प्रोडक्ट से पहले क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, जो कि उसको कुछ महीनों तक वेट करना पड़ सकता है। इसके लिए 1 मिनट होल्ड करना। हाँ, तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या है, यूजर जो है डेवलपमेंट टीम के साथ कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेट करके अपने अकॉर्डिंग जो है सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। ये जो होते हैं कॉस्टली होते हैं और ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। जब इनके जब पर्टिकुलर डेवलप होने में इनको टाइम लगता है, उसके बाद ही यूजर को क्या किए जाते हैं डिलीवर किए जाते हैं। पब्लिक डोमेन जो होते हैं फ्रीली अवेलेबल होते हैं। इसके हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, यूजर कैन डाउनलोड इट एंड स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली। यूजर इसको डाउनलोड, जैसे कि प्री रिटन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये भी उसकी तरह ही क्या है, बट इसको डाउनलोड करते हैं उसके ऊपर स्टार्ट कर देते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएंगे, लाइनक्स है, वो फ्रीली अवेलेबल है, तुम उसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड करके एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हो। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं यूजुअली क्या होते हैं, वो टेस्टेड नहीं होते हैं, तो उनके जो ऑपरेशंस होते हैं वो कभी भी फेल हो सकते हैं। टेस्टिंग फेज जो होता है एक सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है, ताकि जो उनकी जो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है और जो उनके थ्रू ब्रेकडाउन पॉइंट्स हैं वो उनको एनालाइज कर सकें। देयर इज अ लिमिटेड सपोर्ट वेयर कंपेयर टू द अवेलेबल विद द कस्टमाइज्ड एंड प्री रिटन सॉफ्टवेयर। पब्लिक सॉफ्टवेयर डोमेन के अंदर ड्रॉबैक क्या होता है, इनके साथ कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं होता कि जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करे अगर इन केस यहाँ पे कोई भी एरर या फिर ड्रॉबैक देखने को मिलता है। तुमने देखा होगा, तुमने
कोई भी मोबाइल परचेस किया है तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई तुम्हें एरर देखने को मिलता है तो तुम क्या कर सकते हो, उनके जो कॉलम्स हैं, ब्लॉक्स हैं, वहाँ पे जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। तो वो नेक्स्ट टाइम जो अपडेट करते हैं तो वो तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करके उसको अपने पैचेस के अंदर क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं बेसिक, ये क्या होता है, सपोर्ट सिस्टम होता है। जैसे कि विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या विंडो 10 है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो, वो उसके ऊपर क्या करते हैं, पैचेस प्रोवाइड करते हैं। जबकि अगर तुम लाइनक्स के अंदर कोई दोगे तो उसके अंदर तुम्हें ज़रूरी नहीं है कुछ डायरेक्ट जो है तुम्हें कोई भी देखने को मिले, या फिर जो फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर हैं उनके लिए सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। जैसे कि एक्सपी है, विंडो एक्सपी, वो क्या हो चुका है, बंद हो चुका है, उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं प्रोवाइड किया जाता है। ये हमारे क्या होते हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं। लास्ट आता है हमारा डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। इससे पहले जो है मैं तुम्हें लास्ट इसका डेवलपमेंट दिखा देता हूँ। ये क्या है, एक फ्लो चार्ट गिवन हुआ है किसी भी एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को डेवलप कैसे किया जाता है। ये जो लाइफ साइकिल है, ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल है। जब तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज ए सब्जेक्ट पढ़ोगे उस टाइम पे तुम इसको और डिटेल में पढ़ोगे क्या होता है। तो हम इनके स्टेप्स को क्या करते हैं, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये इसकी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम्हें मैं वो चीज़ को बता दूंगा। सबसे फर्स्ट क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सबसे पहले हमें क्या करता है, फर्स्ट फेज क्या होता है, अगर तुम्हें कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो तुम्हें रिक्वायरमेंट एनालाइज, मुझे रिक्वायरमेंट क्या क्या है डेवलप करने के लिए। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे एक म्यूजिक प्लेयर डेवलप करना है, म्यूजिक प्लेयर डेवलप करना है, किसके लिए करना है, मुझे एंड्रॉयड सिस्टम के लिए करना है। तो मुझे इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे पास एंड्रॉयड के टूल होना चाहिए, ठीक है। और रिक्वायर, ये तो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट हो गई। रिक्वायरमेंट एनालिसिस मतलब मुझे वो प्रोजेक्ट जो मैं बना रहा हूँ, एप्लीकेशन जो म्यूजिक प्लेयर की है, उसके अंदर मुझे क्या क्या फीचर चाहिए, वो सब क्या है, रिक्वायरमेंट्स में आ जाएगी मेरी। उसके लिए क्या क्या मुझे आना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, कौन कौन से प्रोग्राम फंक्शन मुझे इंक्लूड करना है, वो सब किस में आया था, रिक्वायरमेंट में आ जाते हैं। नेक्स्ट आया था मेरा डिज़ाइन फेज। डिज़ाइन फेज के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, कौन से पैकेजेस को इम्पोर्ट करेंगे, लाइब्रेरी कौन कौन सी होगी, ये सब हमारे किस में आया था, डिज़ाइन फेज में आया था। फिर आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमने जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमने जो अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट की है उसके बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब कोड लिखने की ट्राई करते हैं और उसके ऊपर अपना सॉफ्टवेयर जनरेट करते हैं, अपना कोड जनरेट करते हैं, प्रोग्राम जनरेट करते हैं। जब एक बार प्रोग्राम जनरेट हो जाता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी और जो डिज़ाइन जो था उनको जब हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, उसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग क्या होता है, टेस्टिंग एक अप्रोच है जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। इंटेंशन क्या होती है उसके अंदर, अगर उसमें कोई भी एरर है या बग प्रेजेंट है जिसकी बेसिस के ऊपर, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम क्या हो सकता है, वो स्टॉप हो सकता है या फिर फेल हो सकता है, क्रैश हो सकता है, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रेक्टिफाई करते हैं। नेक्स्ट जो आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। इसके अंदर क्या करते हैं, टेस्टिंग के बाद हम उसको डिप्लॉयमेंट करते हैं, सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते हैं, उसको ट्रेनिंग एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उस सॉफ्टवेयर को। जब एक बार डिप्लॉय करके कहीं पे इंस्टॉल हो गया है, उसको क्या ट्रेन करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करेगा, उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। और लास्ट फेज जो होता है मेंटेनेंस फेज होता है। जब तक कोई प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है तब तक वो मेंटेनेंस फेज में जाता है। ठीक है, तुम लोगों के साथ जो है मैं अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, जिन जिन के पास लिंक है। बाकी मैं लिंक जो है तुम लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। चैट पे तुम लोगों को लिंक दे दिया है, अपने अटेंडेंस मार्क कर दो। मीटिंग अभी बंद होगी तो उस पर रीजॉइन कर लेना। सर मेरी अटेंडेंस लगा दो। सर मेरी भी नहीं लगी सर, वो कोई एरर दिखा रहा था। सर मेरी भी नहीं लगी।
जिन जिन की अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है वो अपने हैंड रेस कर दो। निहारिका डन। और कोई स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है? आकांक्षा। आकांक्षा तुम्हारी मार्क्ड है यहाँ पे। नेक्स्ट कौन है? स्नेहा जैन। एक्सक्यूज मी सर, यस। सर मेरे भी मार्क कर दो 28 सीरियल नंबर। स्नेहा की भी मार्क्ड है। हैंड रेस कर दो जस्ट, मैं उसको से देख कर अटेंडेंस मार्क कर दूंगा। 28। सर प्राची की भी मार्क कर दो 20। 20। ओके। और कोई स्टूडेंट रह गया जिसकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है? सर एक बार मेरी अटेंडेंस चेक कर लो। स्नेहा 17। उस टाइम पे मैं तुम लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा, क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है। ओके डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम क्या है? ये इसके पूरे किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए जो उसका फेजेस हैं वो सारे ये हमारे 1 2 3 4 5 6 इस 6 स्टेप्स हैं। बेसिकली जो होते हैं हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं जो कि इसको यूज करते हैं। अब हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। ए प्लान ऑफ एक्शन इज मेड बिफोर द एक्चुअल डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट। एक क्या होता है, प्लान्स ऑफ एक्शन क्रिएट किया जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से पहले। यूजर एक्सपेक्टेशंस आर गैदर्ड टू अंडरस्टैंड व्हाई द प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर हैज टू बी डेवलप्ड। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज होता है उसे इस सिस्टम में क्या करते हैं, तो यूजर की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको गैदर किया जाता है। रिक्वायरमेंट को गैदर करने के लिए क्या किया जाता है, जो डिफरेंट अप्रोचेस का यूज़ किया जाता है उसके लिए क्या करते हैं, हम 1-on-1 इंटरव्यू करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं। ये सब क्या होते हैं, अप्रोचेस हम यूज़ करते हैं डेवलपर यूज़र से इंटरेक्ट करके, जो अगर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना है उससे पहले, डेवलपमेंट से पहले। All modules are tested together to ensure that the overall system works well as a whole product. जो भी मॉड्यूल्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, हर टास्क जो है वो डेडिकेटेडली अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है और उनको फंक्शनलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो हर बाद में ये ट्राई किया जाता है, बाद में ये टेस्ट किया जाता है कि जितने भी मॉड्यूल्स हैं कंबाइनली करेक्टली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Ongoing activity as requirement may call for addition of the new code. Extra piece of code may require to fix a unforeseen problem. क्या करते हैं, जो भी ongoing activities होती हैं या फिर कोई भी extra code हमें क्या करते हैं, implement करते हैं। existing code के अंदर हम कोई extra information add करनी है या फिर fix करना है किसी code को, तो हम क्या करते हैं उसी के अंदर patches add करते हैं। ठीक है, add on features होते हैं। Design algorithm are converted into प्रोग्राम यूजिंग एनी हाई लेवल। हम इसके अंदर जाते हैं, डिज़ाइन करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं प्रोग्राम को कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करके। एंड सॉफ्टवेयर इज अप्रूव्ड बाय यूज़र, इट इज़ इंस्टॉल्ड। कोई भी सॉफ्टवेयर को क्या अप्रूव किया जाता है यूज़र्स के, उसके बाद हम क्या करते हैं उसको इंस्टॉल करते हैं, उनको यूज़र को उनकी फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनकी फंक्शनलिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर से हमारे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो मैं कि अभी गूगल क्लासरूम पे जो है इसे शेयर कर दूंगा, बाकी जो है हम अपनी लैब के अंदर कंटिन्यू करेंगे आज। मैसेज पे तुम लोगों को मैंने लिंक एक बार फिर से शेयर कर दिया है अटेंडेंस का, उसे चेक कर लो। अगर किसी को डाउट होता तो हम लैब के अंदर उसके ऊपर बात करेंगे। आज के लिए हमारी क्लास ओवर है। ओके।